नमस्कार। अगर आप भी होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके भी दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता होगा कि बैंक आपको कितना होम लोन दे सकता है। और सबसे ज्यादा लोग यहीं पे गड़बड़ी करते हैं। वो अपनी इनकम के हिसाब से अपना लोन कैलकुलेट करते हैं, जबकि हर पर्सन का होम लोन अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। आपकी इनकम सेम ही क्यों ना हो, आपका होम लोन का कैलकुलेशन बिल्कुल ही अलग तरीके से होगा। फिर चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या बैंक जितना लोन दे रहा है उतना लोन आपको लेना चाहिए या नहीं। आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि बैंक हमको कितना होम लोन दे सकता है, होम लोन देते समय हमारी कौन सी इनकम कंसीडर होगी, सिविल और एग्जिस्टिंग ईएमआई का हमारे होम लोन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने लंबे टेन्योर के लिए हमें होम लोन लेना चाहिए, प्रीपेमेंट कैसे करना चाहिए, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे होम लोन लेने पर हमको कौन कौन से टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं। बैंक आपकी सिर्फ इनकम को ही नहीं देखता, वो आपके ऑब्लिगेशंस को भी देखता है। एक एग्जांपल के तौर पे ये मान लेते हैं कि दो पर्सन की सेम इनकम है, 1 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन पहले पर्सन के पास 30,000 रुपए की ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रही है, वहीं दूसरे पर्सन के पास किसी भी तरीके की कोई भी एग्जिस्टिंग ईएमआई नहीं है। इन दोनों ही केस में इनकम सेम होने के बावजूद दोनों का होम लोन का कैलकुलेशन बिल्कुल ही अलग होगा। एक कंफ्यूजन ये भी है कि मैं अगर सैलरीड पर्सन हूं तो मुझे होम लोन नहीं मिलेगा। ये बात सही है कि सैलरीड पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के कंपैरिजन में होम लोन मिलना ज्यादा आसान होता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी अपना होम लोन अप्रूवल आसानी से करा सकता है। बस उसके जो इनकम हो वो अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस रिलेटेड सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको होम लोन मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हम मान लेते हैं कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है और आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग ईएमआई नहीं है, तो बैंक आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी को देखते हुए आपकी एलिजिबल ईएमआई तय कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि आपको कितने लंबे समय तक का लोन लेना चाहिए, 20 साल, 25 साल या 30 साल। एक एग्जांपल के लिए ये भी मान लेते हैं कि बैंक ने आपको 50 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया 8.5% पर एनम के हिसाब से। अगर आप 20 साल का लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई बनती है 43,400 रुपए पर मंथ। अगर आप 25 साल का लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई लगभग 40,000 रुपए बनेगी। और अगर आप 30 साल का लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई लगभग 38,000 रुपए बनेगी। लेकिन रुकिए, ये वही पॉइंट है जहां पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। लोग कम ईएमआई को देख करके अपना टेन्योर डिसाइड करते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि इस पूरे टेन्योर में आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं तो 20 साल में लगभग आपको 54 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 25 साल में 70 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वहीं अगर आप 30 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको 88 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि टोटल रिपेमेंट आपका 1,38,00,000 रुपए होगा। इसलिए हमेशा अपना इंटरेस्ट जरूर कैलकुलेट करिए कि आपका टोटल इंटरेस्ट पूरे टेन्योर में कितना आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग अपना लोन का टेन्योर डिसाइड करिए। अब आते हैं सिविल पर। सिविल आपके रिपेमेंट बिहेवियर को समझने का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको ऑटोमेटिकली लोन दे ही देगा, क्योंकि लोन अप्रूव करने से पहले बैंक आपकी इनकम, एग्जिस्टिंग लायबिलिटी, प्रॉपर्टी, एज, टेन्योर, इन सब को अच्छी तरीके से एनालाइज करता है और अपनी इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से ही लोन अप्रूव करता है। इसलिए अपना क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करिए, अगर कोई गलती है तो रेक्टिफाई करवाइए, क्योंकि होम लोन कोई शॉर्ट टर्म लोन नहीं है,
ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और ये आपके फाइनेंस को लंबे समय तक अफेक्ट कर सकती है। अब ये बात भी समझनी जरूरी है कि बैंक आपको जितना लोन अप्रूव कर रहा है, आपको उतना लोन लेना चाहिए या नहीं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखिए। आप ये देखिए कि आपके मंथली बजट में से ईएमआई को हटाने के बाद इमरजेंसी फंड, फैमिली एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास इनफ अमाउंट बच रहा है या नहीं। क्योंकि घर आपका सपना जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि वही सपना आपके लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रेस बन जाए। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में आते हैं तो गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स को भी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं स्कीम्स में एलिजिबल बेनिफिशियरीज को अलग अलग कंपोनेंट में सब्सिडी मिलती है। लेकिन ये मानना भी गलत होगा कि हर बारोवर को सब्सिडी मिलेगी। इसके एलिजिबिलिटी के लिए आपको इनकम और उनकी स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। आपको होम लोन लेने पर कौन कौन से टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड रेजिम में फाइल करते हैं तो सेक्शन 24B के अंदर आपको हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है और प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट पर 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आपका हाउस लेट आउट है और आपको किसी भी तरीके की रेंटल इनकम होती है तो आप इंटरेस्ट का पार्ट उस इनकम से एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। अब होम लोन लेने से पहले अपनी एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, आपके पास कौन सी एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रही हैं, आपको कौन से टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं, आप कब कब फ्यूचर में प्रीपेमेंट कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको कितने लंबे टेन्योर का लोन लेना है। इसके अलावा भी अगर आपके पास होम लोन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।